निशा बेटा, तूने पिछली वाली क्लास देखी हुई है क्या? अभी लास्ट क्लास तूने अटेंड नहीं करी थी, तो तूने देखी है? नो सर। तो फिर तेरे को ये तो समझ में आएगा ही नहीं जो मैं करा रहा हूँ। तो आज वाली क्लास मत अटेंड कर, कोई फायदा नहीं बेटा। पहले पुराना वाला सेशन देखो, लास्ट क्लास देखो, नहीं तो कोई फायदा नहीं, सारा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। ठीक है? तो और अगर बाई चांस इस तरह की सिचुएशन होती है, आप लास्ट क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे, मैसेज आया था मेरे पास, और अगर मैंने अपलोड नहीं करी है तो मेरे पीछे पड़ के अपलोड करवाया करो। ठीक है? अगर बाई चांस किसी रीजन से, मैंने बताया था पहले भी यार, अगर बाई चांस किसी रीजन से रह गया है अपलोड होना, तो प्लीज मेरे पीछे पड़ा करो, सर ये अपलोड करो, मेरे को देखनी है, रह गया है। ठीक है? मुझे याद दिला दिया करो। तो अब मैं आज अभी अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज पहले वो देखो, फिर उसके बाद अटेंड करना। तो आज अभी रहने दे बेटा, अटेंड मत कर, फायदा नहीं। स्निग्धा कहाँ गई? हाँ? स्निग्धा कहाँ रहेगी? चलो देखते, वेट करते हैं स्निग्धा आती है। जब तक निशात, आपका क्या डाउट है, बताओ बेटा। सर ये सेल्स रिटर्न और परचेजेस रिटर्न कहाँ जाएगा, मतलब कौन सा है? अभी आ रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी करते हैं, अभी डिस्कस करेंगे उसको, चिंता मत कर। हाँ जी, चले आगे, यहाँ तक कर सर लिया। एक और क्वेश्चन। तेरे बराबर में कौन हॉर्न बजा स्टॉक रहा है इतने जोर से? सर ये नीचे से आ रही है और वो तो मैं समझ गया। अभी एक सेकंड रुक निशा, मैं एक साथ डाउट लेता हूँ। ठीक है, पहले 2 मिनट दो, पहले इसको खत्म करते हैं फिर। हाँ जी गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया। जनरल एक्सपेंसेस आ गए आपके P&L में। अगला देखो क्या है, रेंट। अब रेंट कहाँ जाएगा? स्निग्धा तो चली गई है, और कौन बताएगा भाई मेरे को? हाँ जी, चलो निशात बताओ, या रजत कह रहा है, रजत बताएगा। चलो निशात, निशात तो पहले कर चुकी है पार्टिसिपेट, रजत। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट के साथ कुछ लिखा नहीं है गाइस। देखो ये आप खुद अटेम्प्ट करोगे तो पता चलेगा, कंफ्यूजन होती है कि रेंट कहाँ जाएगा, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। एक्सपेंस तो समझ आता है सबको, रेंट एक्सपेंस है ये तो समझ आता है, पर डायरेक्ट है इनडायरेक्ट कैसे पता चलेगा? आपको रूल बताया था, जिस भी एक्सपेंस या इनकम के साथ कुछ लिखा नहीं है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, यानी ये फैक्ट्री से रिलेटेड है या ये ऑफिस से रिलेटेड, नहीं लिखा ना फैक्ट्री का या ऑफिस का, तो ऐसे केस में जनरल रूल क्या है, क्या मान के चलेंगे? ऑफिस का, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन बताया था, कौन सा था रजत? एक एक्सेप्शन बताया था, जिस केस में आप उसको फैक्ट्री का खर्चा मानते हो। हाँ रजत बता भाई। सर सोच रहा हूँ क्या बताता सर, याद कर रहा हूँ। हाँ परीक्षा, क्या बताया था? कैरेज। कैरेज, कार्टेज या फ्रेट। भाई याद रखो, मैं फिर से रूल बता रहा हूँ, लिख लो कहीं पे। जनरल रूल क्या है, अगर कोई भी एक्सपेंस या रेवेन्यू के बारे में नहीं लिखा है कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है या ऑफिस से रिलेटेड, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट एनी एक्सपेंस और रेवेन्यू वेदर इट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री और क्या बोलते ऑफिस, देन वी नॉर्मली एज्यूम इट एज फॉर ऑफिस, यानी हम वी विल टेक इट टू P&L, एक्सेप्ट इन केस ऑफ कैरेज, कार्टेज एंड फ्रेट। उसके केस में हम उसको ऑफिस का खर्चा ना मान करके क्या मानते हैं? फैक्ट्री का। हम ये क्यों, और उसका रीजन बताया था कि जनरली ये परचेज के ऊपर है, इसलिए अजम्पशन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। तो रेंट आ जाएगा आपका यहाँ पे, इसके साथ कुछ लिखा नहीं था, हमने अज्यूम कर लिया ऑफिस का रेंट होगा। लो ये आ गया। ठीक है, आगे परचेज रिटर्न। मैंने परचेज रिटर्न डेबिट साइड में अलग से माइनस करके लिखा हुआ है, तो ये वहां चला जाएगा। अभी क्यों ऐसा होता है मैं भी समझाऊंगा, पहले फिलहाल लिखते हैं। तो 5000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, आउटर कॉलम में आ गया 3,95,000। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। डेटर्स कहाँ जाएगा? डेटर्स कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? रजत। डेटर्स कहाँ जाएगा बेटा? सर एसेट। एसेट साइड में। तो लो भाई, मशीनरी के नीचे लिख लेते हैं डेटर। ठीक है, डेटर कितना आएगा? 3 लाख। अगला क्या भाई? कैश। कैश कहाँ आएगा सर रजत? एसेट्स। ये भी एसेट है, तो ये भी कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट पे। ठीक है, 40,000। अगला कैरेज आउटवर्ड्स। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेरी गुड, कहाँ आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड था देखो ऊपर, डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कितना? 20,000। अगला एडवर्टाइजिंग, सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है भाई? 20,000 रुपये। क्रेडिटर, सर लायबिलिटीज। लाइबिलिटीज।
आ जाते हैं भैया। लाइबिलिटीज में मैंने देखो डॉट डाला हुआ था, वहां पे उसके बाद लिखूंगा क्रेडिटर। जानबूझ के मैंने बताया था 3-4 लाइनें छोड़नी है, उसके बाद लिखना है, क्योंकि 3-4 एडजस्टमेंट्स इसके अंदर आ सकती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आया? तो जो ट्रायल बैलेंस की आइटम थी वो सारी की सारी हो चुकी हैं। एक बचा हुआ नीचे क्लोजिंग स्टॉक। ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं है, आप ध्यान से देखो, ये अलग से दे रखा है। ठीक है, जो आपका वो लेफ्ट साइड और राइट साइड में चीजें दे रखी थी, वो सारा ट्रायल बैलेंस के पार्ट था। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको अलग से दिया होगा। अब यू नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस। नॉर्मली ये अलग से, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है उसको क्या कहते हैं हम? एडजस्टमेंट। यानी हमें अलग से बताया है इसके एडजस्टमेंट। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है ये क्या है? एक तरह से इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज अभी तक हमने क्या सीखी? जितनी भी आइटम थी हम उसको लेके जा रहे थे या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में। क्या कोई भी आइटम ऐसी थी जो एक से ज्यादा जगह गई? क्या कोई आइटम ऐसी थी? No, sir. हर आइटम का क्या कितने इफेक्ट लिए थे? एक ही इफेक्ट लिया था। या तो ट्रेडिंग में जा रहा होगा, या पीएनएल में जा रहा होगा, या बैलेंस शीट में। एक ही जगह जा रहा होगा कहीं भी, है ना? तो जितनी भी आपकी ट्रायल बैलेंस में चीजें होती है उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है। तो ये पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो कहीं पे कि ऑल आइटम्स and in the trial balance will only be given one effect. All items in the trial balance will only be given one effect. सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा उसका, एक ही जगह लेके जाएंगे, मल्टीपल जगह नहीं जा सकती वो आइटम। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? ऑल आइटम्स इन द ट्रायल बैलेंस विल ओनली बी गिवन वन इफेक्ट, केवल एक इफेक्ट होगा। अब इसी के साथ दूसरी लाइन लिखो। यहाँ ये हो गया, ऑल आइटम्स इन द ट्रायल बैलेंस विल ओनली बी गिवन वन इफेक्ट। हो गया? अगली लाइन बता रहा हूँ, ऑल आइटम्स in adjustment, all items in adjustment will be given two effects. All items in adjustment will be given two effects. ये ऐसे लिखो, two simultaneous effects, दो साथ साथ देंगे इफेक्ट, दोनों इफेक्ट देंगे साथ साथ देंगे। ठीक है, all items, मैं दोबारा बता रहा हूँ, all items in trial balance will be given one effect. All items in adjustment would be given two simultaneous effects. समझ आया? यानी आपने अभी देखा ट्रायल बैलेंस वाला तो देखो प्रूफ कर दिया मैंने, जो भी आइटम है एक ही जगह जा रही होगी, या तो ट्रायल बैलेंस या ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट। समझ आया? अब जितनी भी आइटम एडजस्टमेंट के अंदर होती है वो दो जगह जाती है, वो दो जगह जाती है। ठीक है, मैंने लिखा ना टू इफेक्ट्स। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है भाई? उसका रीजन है, अगर एडजस्टमेंट में आ रही है इसका मतलब वो एंट्री अभी होनी बाकी है, उसकी एंट्री हमें करनी है। अगर एंट्री करोगे तो कितने इफेक्ट होते हैं? टू इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं होते हैं भाई? कोई भी एंट्री करते हो तो क्या होता है? दो इफेक्ट होते हैं। समझ आई मेरी बात? तो इसलिए अभी उसकी एंट्री होनी बाकी है, तो जब आप उसकी एंट्री करोगे तो आपको दो इफेक्ट देने पड़ेंगे। इसीलिए कोई भी आइटम एडजस्टमेंट में है तो उसके दो इफेक्ट होंगे, कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस में है तो उसका सिर्फ एक इफेक्ट होगा। क्लियर हो गया? समझ आई मेरी बात? ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है। अब क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट में दे रखा है तो हम इसके दो इफेक्ट लेंगे। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ दो इफेक्ट आएंगे कहाँ पे, रीजन अभी नहीं बता रहा हूँ, रीजन बताऊंगा बाद में जब हम आगे एडजस्टमेंट वाला चैप्टर करेंगे, वहां पूरी एंट्रीज करके दिखाऊंगा एक एक। जो अभी एक अब नॉर्मल लॉस वाला भी छुड़वाया था ना मैंने, शगुन को, आई थिंक शगुन को लिखवाया था। शगुन अब नॉर्मल वाले लॉस के साथ साथ ये भी लिख ले। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ही खत्म करूंगा। ठीक है, चलो तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होंगे ये समझ लो, या चलो खत्म कर ही लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। क्या है एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक तो सिखाया हुआ ना परीक्षा, एंट्री क्या होती है क्लोजिंग स्टॉक की? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेजेस। दूसरी वाली बता भाई, दो बताई थी ना। अब अभी तो काम आया है दूसरा वाला जो मैंने समझाया था कि अभी सिखा रहा हूँ, अभी लिखवा रहा हूँ, लेकिन उसका मतलब समझ नहीं आएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ ईशा, क्या होती थी बेटा? Closing stock to trading account. क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। करो जरा इस एंट्री को पोस्ट, देखो लिखो अपने पास, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा? Closing stock. हाँ पूरा बोल, टू या बाय क्या आएगा? लिखना अपने पास, कॉपी पे लिख, कॉपी पे लिखना, एंट्री लिख, ट्रेडिंग अकाउंट टू
सॉरी क्या क्या बोली थी, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, लिख क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। और फिर देख ट्रेडिंग अकाउंट में अगर इसको पोस्ट करेंगे तो क्या आएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। वेरी गुड, तो देख यही तो करा था मैंने, देख ये ऊपर क्या रखा हुआ है, मैंने ये तो लिखा हुआ है बाय क्लोजिंग स्टॉक। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैंने लिख के छोड़ दिया था। हाँ अब जरा समझो, तो आप इसका मतलब ये एंट्री अभी कर रहे हो, ये अभी कर रहे हो कब? 31 मार्च को, जब ये आप काम कर रहे हो ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बना रहे हो, उसी डेट पे होता क्या है, फिजिकली आप जाते हो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हो, मैंने समझाया भी था पहले। ये फिजिकली जाकर के वैल्यू होता है, चेक करते हो कितनी चेयर है, कितना टेबल है, क्या है, फिर उसके हिसाब से हिसाब लगाते हो कि इसकी वैल्यू क्या हो, और फिर ये एंट्री पास करते हो। तो अब आप ये एंट्री पास अगर करोगे तो इसके दो इफेक्ट क्या हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा एक तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो लिख देता है जी पहला इफेक्ट 2 लाख रुपीज, ठीक है, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा ईशा? एंट्री बताओ क्या थी? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। नो, आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने ये एंट्री पास करी 2 लाख से, तो बताओ भाई दो दो जगह इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक तो ट्रेडिंग में आ जाएगा बाय बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक। हाँ मैं सिंपल सा वो पूछ रहा हूँ, पहले वो समझा, एंट्री को पोस्ट कैसे करते हैं, फॉरगेट अबाउट ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, ये सब भूल जा, सिंपल जर्नल एंट्री को पोस्ट कैसे करेंगे? आज जो डेबिट में है वो बाय वाली साइड में जाएगा और जो किस अकाउंट के? क्रेडिट में है वो। तो अकाउंट तो हाँ, बोल। अभी ये 2 वाला कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तू बता कहाँ जाना चाहिए? हाँ, डेबिट साइड में जाएगा। किसकी डेबिट साइड में? अकाउंट का नाम बोलना बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस। अगर तू एंट्री करती है राम टू कैश, ठीक है, राम टू हाँ, कैश, तो मुझे बताइए किस किस लेजर अकाउंट में जाते हैं? राम क्रेडिटर होगा तो फिर नहीं, राम के अकाउंट में 2 कैश आएगा राम के अकाउंट और में 2 कैश कैश आएगा, अकाउंट में बाय राम आएगा। तो सेम चीज यहाँ क्यों नहीं अप्लाई कर रही जो तू यहाँ बोल रही है? हाँ, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक के अकाउंट में 2 ट्रेडिंग अकाउंट आएगा। हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या आएगा? 2 ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट। आई बात समझ में? कितने अमाउंट से? Yes. 2 लाख से। क्लियर हुआ? समझ आया गाइस? समझ में आई मेरी यस। बात? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आप जैसे ही एंट्री पास करोगे, अभी तक हो ही नहीं थी एंट्री, हमने करी, तो एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया जो मैंने अभी आपको करके दिखाया पीछे, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा, और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में और कोई एंट्री हो नहीं रही है तो क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस बच जाएगा। देखो डेबिट बैलेंस बच रहा है कि नहीं बच रहा है? और कोई एंट्री तो है नहीं, मैं इसको वो कर देता हूँ, बैलेंस कर दूंगा, तो यहाँ पे 2 लाख का बैलेंस सीडी आ जाएगा, और ये क्रॉस करके इधर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 2 लाख, और ये कहाँ चला जाएगा फिर, ये हमारा क्या है एसेट, तो ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड। आई बात समझ में? क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, तो इसका मतलब दो इफेक्ट क्या होते हैं, मैंने टेक्निकली भी समझा दिया कि दो इफेक्ट किस तरीके से जा रहे हैं। तो एक इफेक्ट तो क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ गया बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट साइड में आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, 2 लाख। आर यू विद मी? समझ में आया गाइस? लॉजिक समझ आया? मैंने कोशिश करी है थोड़ा सा डिटेल में समझाने की, हालांकि मैं सोच रहा था इसको बाद में कराऊंगा, पर कोई नहीं, बाद में भी कराऊंगा, आगे पूरा एडजस्टमेंट में पूरा और ढंग से समझ में आएंगी ये सारी चीजें। बट हाँ, अभी मैंने एटलीस्ट क्लोजिंग स्टॉक का आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि क्यों उसके दो इफेक्ट हुए, और दो इफेक्ट हुए भी तो कहाँ कहाँ हुए, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ गया, और दूसरा एसेट साइड पे, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, ठीक है। क्या हमारी सारी आइटम टिक हो चुकी है? हाँ भी रजत, यस सर। सारी आइटम टिक हो गई है, क्लियर? तो आपने अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिखे? सबसे पहले स्टेप था ड्रॉ फॉर्मेट, दूसरा स्टेप था बताओ? सर आइडेंटिफाई। हाँ, आइडेंटिफाई थी नेचर, कि नेचर क्या है, वो कहाँ पे जाएगा, ठीक है।
दूसरा स्टेप हमने कर लिया था। तीसरा स्टेप था पोस्टिंग करनी शुरू करी एक एक करके, ठीक है। तो स्टार्ट पोस्टिंग फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट आइटम, पहली आइटम से शुरू करो, पोस्ट करना शुरू करो। जहां भी जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा तो ट्रेडिंग में लेके जाओ, पीएनएल में जाएगा तो पीएनएल में लेके जाओ, और अगर बैलेंस शीट में जाएगा तो बैलेंस शीट में लेके जाओ, ठीक है। तो थर्ड स्टेप था पोस्टिंग। फिर से बता रहा हूँ, पहला स्टेप था ड्रॉ फॉर्मेट, दूसरा स्टेप था क्या था, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अकाउंट, ठीक है। थर्ड स्टेप था स्टार्ट द पोस्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट आइटम, जो पहली आइटम या पहला अकाउंट दे रखा है उससे पोस्टिंग करनी शुरू करो। और यहाँ थर्ड स्टेप में इसके साथ रूल हो गया आपका कि जितनी भी आइटम आपकी ट्रायल बैलेंस में है वो सिर्फ एक ही जगह देगी, और जो आइटम आपकी क्लोजिंग स्टॉक में, और सॉरी जो आइटम आपकी एडजस्टमेंट में है वो 2 जगह। क्लियर हो गया, समझ आई मेरी बात? ठीक, 3 स्टेप्स हो चुके हैं, सारा कुछ पोस्ट हो चुका है, कुछ नहीं बचा। अब क्या करें, अब आ जाओ जी, सबसे ऊपर शुरू से चलेंगे। क्या था सबसे पहले, ट्रेडिंग अकाउंट। पहले इसको क्लोज करते हैं, जरा देखो कौन सी वाली साइड ज्यादा है। जैसे नॉर्मल अकाउंट को क्लोज करते हैं वैसे करेंगे भाई। रजत, कौन सी वाली साइड ज्यादा है बेटा, डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट। कितना अमाउंट आएगा क्रेडिट में? सर क्रेडिट में आएगा सर 10,30,000 सर 10,000। 10,10,000। देखो तो मैंने यहाँ 10,10,000 लिख दिया, यहाँ पे भी 10,10,000 लिख दिया। समझ आई बात? अब बैलेंस निकालो कितना आया बेटा, प्लीज एक जना और भी कर लो साथ में कैलकुलेशन। सर 6 लाख। पक्का चेक कर ले मेरे भाई, 6 नहीं है, 3 और 1 4, 4 लाख तो ये हो गया, 4 5 6 लाख टोटल है। जो बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस पूछ रहा सर हूँ। मैंने वही बैलेंस बोला था, वो इसका आएगा बैलेंस नहीं सर होता, 4,10,000। मतलब अपने सर गलत बोल के 4,10,000। जो बोल रहा हूँ, बैलेंस सुन मेरी बात, गलत बोला उसको एक्सेप्ट किया करिए, मत क्या कर, सर मैंने उसी को बैलेंस बोला था। वो बैलेंस होता है, वो टोटल होता है, डेबिट साइड का टोटल। मैंने डेबिट साइड का टोटल मांगा। देखो प्रॉब्लम समझो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वाली बात, क्योंकि जब आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं तो यही फंसते हो, सर मैंने तो वही सोच के बोल दिया था। अरे तुम गलत सोचोगे तो तुम्हारी गलती है भाई, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? ठीक है। यस सर। तो बैलेंस का मतलब क्या है भाई, 10,10,000 में से 6 लाख माइनस करो, यानी कि 4,10,000। क्लियर है गाइस? अब इसको क्या बुलाते हैं, प्रॉफिट। कौन सा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बुलाते हैं इसे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से, ये ऊपर वाला पार्ट ये ट्रेडिंग अकाउंट है गाइस, ध्यान से समझो, दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट। इसके नीचे वाला पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर सर डेबिट साइड ज्यादा होती क्रेडिट साइड से, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है भाई। तो ऐसे केस पे क्या होता, ये जो अभी हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है, उसकी जगह इधर आ जाता बाय ग्रॉस लॉस। आ रही है मेरी बात समझ में, क्लियर हुआ? तो अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड आपकी डेबिट साइड से ज्यादा है तब तो आपका प्रॉफिट है, और अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होती तो लॉस होता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कुछ टाइम पहले अभी बताया था कि आपका क्रेडिट साइड में सारी की सारी क्या आ रही है, इनकम, देखो जरा, और डेबिट साइड में सारे क्या आ रहे हैं, एक्सपेंसेस। जब मैंने ऊपर अभी शुरू में बना के दिखाया था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ऊपर एक फॉर्मेट था, तो मैंने क्या बोला था भाई, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो सारे के सारे डेबिट साइड में आएंगे, जो राइट हैंड साइड में वो सारे क्रेडिट में आएंगे। तो वो सारे हैं क्या, एक्सपेंसेस जो है, देखो डेबिट साइड में सारे खर्चे हैं, और क्रेडिट साइड में सारे इनकम या रेवेन्यू, कुछ भी वर्ड यूज कर लो, रेवेन्यू कर लो, ठीक है। समझ आई मेरी बात? तो अगर मेरी रेवेन्यू वाली साइड, इनकम वाली साइड ज्यादा है एक्सपेंस वाली साइड से तो प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंस वाली साइड ज्यादा है इनकम वाली साइड से तो लॉस होगा। गाइस समझ में आया? क्लियर? इसको क्या बुलाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। अब होगा क्या बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट क्रॉस करके इधर आ जाएगा, जैसे आप बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी करते थे ना, क्रॉस करके लेके जाते थे, ऐसे ये क्रॉस करके इधर आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4,10,000। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू कर दिया मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल के आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल के आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप उस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को नीचे ले आते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब क्या है भाई, कौन सी वाली साइड ज्यादा है, सेम रूल लगाओ, कौन सी साइड ज्यादा है बेटा, सर क्रेडिट। क्रेडिट साइड ही ज्यादा, अभी भी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो भाई जरा लोग क्रेडिट साइड का यहाँ टोटल लिख लेते हैं 4,10,000, और इसी के आगे इधर ले आया मैं 4,10,000। ये एक आमने सामने लिखना है, ये तो पता है ना आपको, जब बैलेंस करते वैसे ही दूसरी तरीके से 4,10,000। अब जरा माइनस करो बेटा, कितना आएगा जरा सर माइनस सर क्या आ रहा है सर, 2,40,000। चेक कर लेना, बुक में से उठा के, वैल्यू मत बोल दियो। सर ने अभी करा है सॉल्व। हाँ कोई पता सर चला मतलब मन हमने, में ही हो गया था। हाँ नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ कहीं हमने गलत करा हो कुछ, ठीक है। तो इसको क्या बुलाते हैं बेटा, इसको बुलाते हैं टू नेट प्रॉफिट। ऊपर क्या निकला था, ग्रॉस प्रॉफिट। वेरी गुड। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो वहां से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। क्लियर है गाइस, ठीक है। इसको बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी मत लिख देना बेटा, पता चला ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह लिख दिया बैलेंस बीडी, और नीचे हम सब नीचे लेके आ रहे हैं ना, तो नीचे बैलेंस सीडी, ऐसे मत करना, ठीक है। इसको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट लिखते हैं। इसी तरह जैसे ऊपर था, हमने कहा कि ऊपर अगर क्रेडिट साइड ज्यादा थी डेबिट से तो ग्रॉस प्रॉफिट आया, और अगर उल्टा होता, डेबिट साइड ज्यादा होती क्रेडिट साइड से, तो क्या आता रजत, सर नेट लॉस। नेट कहां से आ गया, मैं अभी ट्रेडिंग की बात कर सर रहा हूँ। नहीं, अच्छा सर ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस आता, जैसे ऊपर ग्रॉस लॉस आता अगर डेबिट साइड ज्यादा होती, इसी तरह से अगर मान लो अभी नीचे, जब आप नीचे आए हो, आपकी पता चले ये 4,10,10,000 था, अगर मान लो इसका टोटल इस वाली साइड का 5 लाख होता, ये सब मिलाकर के 5 लाख होता, हो सकता था भाई, खर्चे ज्यादा हो सकते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लो 5 लाख के होते, यानी डेबिट साइड ज्यादा होती। तो ऐसे केस में क्या होता, ऐसे केस में हम डेबिट साइड का टोटल लिख रहे होते 5 लाख, और यहाँ बैलेंस आ जाता है, इसको क्या बुलाते हैं, नेट लॉस। सर नेट लॉस। ठीक है, अगर 5 लाख होता तो ये 90,000 का लॉस आ जाता। समझ आ रही है मेरी बात, यस सर। क्लियर हो रहा है गाइस सबको। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी वाली साइड ज्यादा है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड में प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में लॉस आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका करेंगे क्या, इस नेट प्रॉफिट का ध्यान से देखो, मैं एक एक करके चल रहा हूं, पहले ऊपर से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, उसको नीचे लेके आया, लाया कि नहीं लाया। अब उसके बाद नेट प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट को कहां ले जाएंगे, नेट प्रॉफिट किसका है, ये हमने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाया, और शुरू से कहते आ रहे हैं जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो किसका, याद करो। तो बिजनेस का। हाँ बिजनेस का तो है, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस किसको देगा ये प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स या ओनर, सर सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं भाई, शेयर होल्डर पे मत जा, अभी अगले साल जाइए शेयर होल्डर पे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये किसको दिया, बिजनेसमैन को, ठीक है। तो ये जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं ये अल्टीमेटली जाएगा किसके पास, साल के एंड में बिजनेसमैन के पास। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर। तो ये हम ट्रांसफर कर देंगे, ये कहां चला जाएगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखते हैं बेटा पूरा इस तरह से, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितना प्रॉफिट आया था बेटा, 2,40,000, तो मैं ये 2,40,000 यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया, इसीलिए ये एडजस्टमेंट्स करनी थी, कुछ प्लस माइनस करने थे, इसीलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ी थी कैपिटल के नीचे, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस। हाँ अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको जरा ऐड कर लो, कितना हो गया। तो ऊपर के तो अकाउंट क्लोज हो चुके, ग्रॉस प्रॉफिट निकला है, नेट प्रॉफिट निकला है, खत्म। अब बैलेंस शीट की क्लोज करने की बारी है, एक एक करके चल रहे हैं ऊपर से नीचे ऐसे, ठीक है। इसको जरा टोटल करो भाई, कितना आया, सो 5,60,000, ठीक है। और अब जरा यहाँ टोटल कर लेते हैं भाई, कितना आया बताओ जरा। सर लायबिलिटी साइज का 6,10,000। और जरा एसेट साइड का टोटल करो, सर 6,144 वर्स 6,10,000 आया सर। समझ आया। तो दोनों साइड ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगी। अगर ये मैच कर गई, अगर ये मैच कर गई, इसका मतलब आपने क्वेश्चन ठीक करा, सही किया है। ये 100% नहीं है कि अगर मैच कर गई तो ठीक किया है, देयर कैन स्टिल बी चांसेस कि आपने गलत किया है, बताऊंगा कैसे। लेकिन हाँ अगर मैच कर गई तो मोस्ट प्रोबेबली आपने क्वेश्चन ठीक किया है, फिर आप खुश हो सकते हो। और अगर ये मैच नहीं करी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ब्लूची करिए, सारे स्टेप फॉलो नहीं करे सर की बताए हुए। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो बड़े खुश होते हैं लोग जब बैलेंस शीट मैच हो जाती है ना, अरे यार बैलेंस शीट मैच हो गई, एसेट और लायबिलिटी बराबर बराबर आ गए, खत्म झंझट।
और नहीं तो कई बार 200 रुपए का 500 रुपए का डिफरेंस निकल आता है, 1000 रुपए का निकल आता है, अरे यार तू मेरे से ले ले 1000 रुपए, ये कहाँ आ रहा है डिफरेंस, मैं दे तो देता हूँ, ले ले। हाँ सर आ बैलेंस जाते शीट हमारी तब भी मैच कर सकते हैं ना सर, अगर दोनों साइड हमने कुछ गलत एंट्री की हो सर, यही 200 की यही मैं जगह बता दोनों रहा साइड हूँ। 500 हो। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपने कोई ऐसी गलती करी हो जिसका डबल इफेक्ट दोनों साइड पे आ रहा हो, ठीक है, तो आप उस गलती की वजह से आपका बैलेंस शीट तो मैच कर जाएगा, हाँ लेकिन गलती तो है तो उसके मार्क्स कट सकते। पॉइंट इज अल्टीमेटली अगर बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर होगा भी तो एक आधा कोई गलती होगी, अदरवाइज मोर और लेस आपने चीजें ठीक करें। बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है तो फिर भैया पता नहीं कितनी गलती हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, पता नहीं फिर तो कितनी हो सकती है। समझ रहे हो? क्लियर हुआ गाइस सबको? प्लीज एक बार जरा सब लोग अपने कैमरास ऑन करो, थोड़ा सा मुझे समराइज करना है कुछ चीजों को, तो प्लीज समझ लो और फिर आपके डाउट्स लेता हूँ, जिन जिनके डाउट्स है प्लीज हैंड रेज कर दो। एक तो निशात तेरे भी डाउट्स थे, तूने हैंड्स डाउन कर दिया है, अब नहीं आपके पास आता हूँ अभी। हाँ तो गाइस अगर अब मैंने आपको एक समरी पूरा समराइज करके दिखा दिया है कि किस तरीके से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, ठीक है, ये मैंने ये भी समझा दिया। देखो ऊपर वाला पार्ट रीडिंग अकाउंट है, अगर आपकी टीचर अलग बनवा रही है तो ये ऊपर वाला पार्ट जैसे आपने पापा लिखा था यहीं पे पापा आ जाता, टू सैलरीज बाय ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर, है ना, बस ये फर्क है, एक फॉर्मेट दोबारा बनाना पड़ेगा और क्या है, बाकी तो सारा सेम है प्रोसेस, ठीक है। और ये नीचे वाला पार्ट P&L हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके नीचे ये बैलेंस शीट। क्लियर हो गया गाइस? स्टेप्स बता रहा हूँ फिर से चेक करो, नहीं लिखे तो लिख लो। सबसे पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ फॉर्मेट, ठीक है, पहला स्टेप है ड्रॉ फॉर्मेट। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है आपका आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स। हमने नेचर चेक किया क्या है और लिख लिया साथ के साथ कि भाई ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये P&L में, और ये भी लिख लिया साथ में कि ये ट्रेडिंग की डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। क्लियर है? समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप क्या है? स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आइटम इन द ट्रायल बैलेंस एंड डू द रिस्पेक्टिव पोस्टिंग, जो भी पोस्टिंग करनी है वो हाथ के हाथ हमने कर दी, ठीक। और इसी पॉइंट में मैंने लिखवाया था कि एवरी आइटम इन ट्रायल बैलेंस शुड ओनली हैव वन इफेक्ट, every item in trial balance would only have one effect and every item in adjustment will have two effects, और वो simultaneously दे दिया, इससे मैंने लिखा था two simultaneous effect, मैंने साथ साथ दिया था। देखो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट, अगर एक दे दिया और सोचोगे दूसरा बाद में दे देंगे तो वो बात कभी नहीं आएगी, ये हाथ क्या करेंगे जो दो इफेक्ट दे, और वो तभी कर सकते हो आप दोनों इफेक्ट। अब सोचो अगर मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाई होती साथ साथ, मैं ट्रेडिंग में तो दे देता, अगर मैं एक एक करके बना रहा था, पहले ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर P&L बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, सोचो अगर ऐसा कर रहा होता तो बैलेंस शीट में मैं भूल जाता क्लोजिंग स्टॉक लिखना। समझ रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं या तो ऊपर भूल जाता ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना, या फिर बैलेंस शीट में भूल जाता, एक जगह पक्का भूल जाता। तो इसीलिए इनको साथ साथ बना के चलो, आप ही का फायदा होगा। ये मेरा एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जिससे आपकी कोई चीज मिस नहीं होती, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ पक्का। इसमें 99% मिस्टेक ही इस वजह से होती है। अभी तो एडजस्टमेंट एक आई है, अगला पूरा चैप्टर है जिसके अंदर बड़ी सारी एडजस्टमेंट्स है, और सारी एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होंगे, तो आप अगर साथ साथ नहीं दोगे तो पक्का किसी ना किसी एडजस्टमेंट का इफेक्ट छूट, ठीक है। क्लियर है गाइस? समझ आई मेरी बात? तो आपने एडजस्टमेंट के इफेक्ट भी दे दिए। वंस ऑल दिस इज डन, फोर्थ स्टेप, तीन स्टेप हो चुके हैं, फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप लिख लो भाई, फोर्थ स्टेप है क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट। हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, ऊपर से चले ना, ये तो करा मैंने, क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रांसफर द ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्लिक ग्रॉस लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया, क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रांसफर द ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्लिक ग्रॉस लॉस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हमने ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस जो भी था उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अगला क्या है? क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करो, क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रांसफर द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस टू, कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट, ठीक है, उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रांसफर द नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस, क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रांसफर द नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस टू द कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट, ठीक है। एक एक करके ऊपर से क्लोज करते आ रहे हैं। अब तीसरा लास्ट आ गया क्या? क्लोज बैलेंस शीट। दोनों साइड के टोटल करो, क्लोज बैलेंस शीट, बोथ द साइड्स शुड टैली। देखो क्लोज बैलेंस शीट, बोथ द साइड्स शुड टैली, हमेशा हमेशा टैली होनी चाहिए। जैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल मैच होता है ना हमेशा, अनलेस गलती करी, तो अगर गलती करी होगी तो नहीं होगा, अदरवाइज हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब डाउट्स लेते हैं जरा।
हाँ जी बताओ, सबसे पहले अवनी आपका डाउट ले लेते हैं, फिर आते हैं निशांत के डाउट पे। बताओ अवनी। सर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है? बिल्कुल, फर्क क्या होता है समझते जरा। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने कंसीडर किया है। अगर आप थोड़ा सा समझो ना, तो अब आपको थोड़ा समझ में आना शुरू होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली हमारे ऑपरेशन से लिंक होते हैं। भाई अगर मुझे बिजनेस करना है इस चीज का, क्या बोलते हैं, फर्नीचर का, तो फर्नीचर के बिजनेस से क्या रिलेटेड है मेरे खर्चे? समझ आ रही है मेरी बात? जो डायरेक्टली उससे इंपैक्ट होते हैं, डायरेक्ट, इसीलिए वर्ड उसको डायरेक्ट कहा जाता है, और इसीलिए हम कहते हैं फैक्ट्री तक के खर्चे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप पहले ग्रॉस प्रॉफिट जब निकालते हो, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है हमने सिर्फ अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को ही कंसीडर किया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को अभी कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, जब आप नेट प्रॉफिट की बात करते हो तो आप सारे एक्सपेंस और सारे इनकम को कंसीडर कर चुके हो, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। क्लियर हो गया? तो हम ये दो लेवल पे इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें पता चल सके। अब कई बार पता है क्या होता है, मान लो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तो कम आया, लेकिन मेरी अदर इनकम बहुत सारी थी, जैसे डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, तो हो सकता है मेरा नेट प्रॉफिट ज्यादा आ जाए। तो हमें पता चल जाएगा कि भैया हमारे बिजनेस में इतना दम नहीं है, ये तो इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, ये तो हमने और फर्दर दूसरी जगहों में इन्वेस्ट कर रखा पैसा, उसकी वजह से हमारी इनकम इतनी बन गई है। तो देयरफॉर वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू टू पार्ट्स। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, Yes. तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट पता चलता है। ठीक है, और कोई डाउट अपनी? नो सर। हाँ निशा बता बेटा, और क्या डाउट है? सर यही कि सेल्स रिटर्न और परचेज हाँ, रिटर्न अब आ डायरेक्ट जाओ। वो था, हाँ क्या क्या, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, पूरा बोलो आगे। डायरेक्ट रेवेन्यू होगा या डायरेक्ट एक्सपेंस? हाँ, तो अब मैंने क्या बताया था, परचेज अगर एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न क्या है? सर उसका उल्टा बोला था लेकिन समझ में नहीं आया ना। अरे तू बता दे उल्टा क्या होगा। अगर परचेज एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न क्या होगा? रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू होगा। ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये डायरेक्ट रेवेन्यू हुआ, तो डायरेक्ट रेवेन्यू किधर आना चाहिए, सोच के बता। सर डायरेक्ट रेवेन्यू तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। पूरा नहीं बोलो, ट्रेडिंग बोलो सॉरी सिर्फ। ओ सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के किधर आना चाहिए, सोच के बोल जो मैंने सवाल पूछा है। दोबारा से, कोई बात नहीं, दोबारा से डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे मत देख क्या लिखा है, पता कंफ्यूज क्यों हो रही है, तू स्क्रीन पे देख रही है कि मैंने क्या करा है। जो सवाल पूछ रहा हूं उस पर फोकस कर। अगर परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, क्लियर है, तो मैंने कहा परचेज रिटर्न क्या, उसका उल्टा, यानी क्या हो गया, डायरेक्ट रेवेन्यू। अब नाउ थिंक प्रॉपर्ली एंड आंसर मी, डायरेक्ट रेवेन्यू हमारा कहां पे आएगा? आवाज नहीं आ रही बेटा, म्यूट हो गई तू। सर एक क्रेडिट साइड पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। तो डायरेक्ट रेवेन्यू कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे देखो, ये देखो, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ये जो है डायरेक्ट रेवेन्यू जो आएगा, कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ये लिखा था कि नहीं लिखा था? ठीक है, अब जरा देखते हैं मैंने कहा लिखा है। देखो अब मेरे पास दो तरीके थे, मैं या तो इसको ऐसे लिखता, ध्यान से देखना, बाय परचेज रिटर्न। ठीक है, तो मैं यहाँ परचेज रिटर्न, हाँ ठीक है, तो मैं परचेज रिटर्न यहां से हटा देता। ठीक है, ऐसे केस में ये परचेज रिटर्न हट जाती, यहाँ 4 लाख आ जाता। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ? और परचेज रिटर्न किधर आ जाता है? क्रेडिट साइड पे। तो टेक्निकली अगर चले तो बिल्कुल ऐसे करते हो। अब समझ में आ रहा है निशा यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ बाय परचेज रिटर्न 5000 आ जाता। अब तू कैलकुलेट करके देख लियो, ग्रॉस प्रॉफिट उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां जो एक्सपेंस साइड है वो माइनस करके एक्सपेंस घटाने की वजह से मैंने उसकी जगह इनकम बढ़ा दी है, बात एक ही है ना? दोनों तरह से कैलकुलेशन बराबर है। इट इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का तरीका है कि हम उसको परचेज रिटर्न को अलग से क्रेडिट साइड में ना लिख करके हम परचेज में से माइनस करके दिखा दें। इसी तरह से सेल रिटर्न का भी सेम है। सेल्स आपका रेवेन्यू है तो सेल रिटर्न क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस, तो किधर आता? एक्सपेंस साइड में।
यानी डेबिट साइड पे। तो मैं यहाँ भी लिख सकता था टू सेल्स रिटर्न, लेकिन हम इसको कैसे दिखाते हैं, सेल्स में से माइनस करके। समझ आया गाइस सबको, क्लियर हुआ? आपको याद होगा ये वाली बात मैंने एक जगह और करी थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जब आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर करा रहा था तब बैलेंस शीट में समझाया था कि अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में लिखता, टेक्निकली लायबिलिटी में आना चाहिए, लेकिन उसकी जगह हम दिखाते कैसे, एसेट में से माइनस करके दिखाते। क्लियर है गाइस? निशाद ये क्लियर हुआ डाउट? यस सर। ठीक है, तो एज पर प्रिंसिपल जो आप सोच रहे थे बिल्कुल ठीक सोच रहे थे, यहाँ आना चाहिए, लेकिन हम इसको दिखाते इस तरीके से, दिखाने का तरीका है प्रेजेंटेशन का तरीका। उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा होता है कि आपको ग्रॉस और नेट फिगर दोनों पता चल जाती है बेटा। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, अब आपको यहीं पे दिखाई दे गया कि मेरी परचेज, टोटल परचेज थी 4 लाख, जिसमें से 5,000 रिटर्न हो गया, तो नेट परचेज रह गई 3,95,000। मुझे एक ही जगह तीनों चीजें दिखाई दी। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि हम इसको यहाँ से ऐसे माइनस करके दिखाते हैं। टेक्निकली मैंने आपको आंसर दे दिया, अगर टेक्निकली चलोगे तो अभी आपका आंसर मैच करेगा, बस उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाएगी। और कोई डाउट निशाद? और सर जो जनरल एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा? हाँ बिल्कुल होगा, इसीलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके गया हूँ, क्योंकि जनरल एक्सपेंस के साथ लिखा है क्या, फैक्ट्री जनरल एक्सपेंस, नहीं लिखा ना? क्या बताया था मैंने, जब भी किसी एक्सपेंस या रेवेन्यू के साथ कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मान के चलते हैं, नॉर्मली उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के चलते हैं, ऑफिस का खर्चा मान के चलते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कैरेज कार्टेज एंड फ्रिट। और कोई डाउट निशा? नो सर। हाँ शगुन, आपका क्या डाउट है बेटा? बाकी लोग प्लीज कैमरा ऑन करो भाई। सर मेरा मंडे को टेस्ट है, तो सर आप कोई टेस्ट बना के दे दो इस चैप्टर का थ्योरी बेस पे। मैं भेज देता हूँ बेटा, लेकिन थोड़ा चेक करने का डाउटफुल रहेगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं तेरे को टेस्ट जरूर भेज देता हूँ, ठीक है? तो उसमें जो डाउट्स टेस्ट होंगे दे ना, दो हाँ प्रैक्टिस जो के। मुझे मैसेज करके छोड़ बेटा, जो डाउट्स होंगे तो वो मेरे से डिस्कस कर लियो फोन पे, मुझे फोन कर लियो स्पेशली टेस्ट देने के सर बाद। एडजस्टमेंट के साथ भी दे देना सर। क्या एडजस्टमेंट्स भी आ रही है? हो गई हाँ एडजस्टमेंट्स जी तुम्हारी? सर। एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई है? हाँ जी सर। अरे बड़ी तेज हाँ भगा दी जी मैम ने तुम्हारी। हाँ सर, बीच में 2 चैप्टर छोड़ दिए हैं मैं यही सोच रहा हूँ, बिल मैंने ऑफ कहा एक्सचेंज। कि मैम ने बड़ी तेज भगा दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन। हाँ जी सर। लग रहा था, मुझे लग रहा था, क्योंकि उन दोनों चैप्टर्स का इस वाले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए उन्होंने बीच के वो यस 2 सर। चैप्टर छोड़ के आगे चली गई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो विद एडजस्टमेंट वाला चाहिए तुझे? यस सर। ठीक है सर चलो। थ्योरी बेस पे भी दे देना 1-2 क्वेश्चन। थ्योरी बेस पे मतलब? सर सब्जेक्टिव टेस्ट है, तो मैम ने कहा है कि 30 नंबर को होगा, उसमें थ्योरी भी होगी और प्रैक्टिकल्स भी सिर्फ होंगे। एक ही चैप्टर का आएगा, इसी यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही दोनों चैप्टर हैं। यस तो सर। मुझे मेरे को मैसेज कर दे, लिख दे एक बार ध्यान से ना, ताकि मैं फिर बना के भेज दूँ। यस सर। ठीक है बेटा। हाँ जी, और किसी को गाइस प्लीज यार कैमरा ऑन करो यार, आराम, परीक्षा, रजत, आरव करो यार, ऐसे मत करा करो, कितना बुलवाते हो सीरियसली। गंदे बच्चे होते जा रहे हो, जैसे 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 होता ना पुराने बच्चे होते जा रहे हो तो गंदे होते जा रहे हो। जब नए नए बच्चे थे कितनी बात मानते थे टीचर की, आप मतलब ऐसा होता ना ग्रांटेड है, ठीक है बोल रहे क्या करते हैं, गंदी बात। हाँ जी, हाँ जी गाइस, तो एक बार प्लीज मैं सम अप कर रहा हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट पेशेंटली और मेरी सुन लो, फिर उसके बाद क्लोज करते हैं क्लास। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो ध्यान से, स्टेप्स तो मैंने सारे बता दिए आपको, ठीक है? अब आपने क्वेश्चंस कौन से करने हैं, 15 से पहले नहीं करने, ये 16 से पहले नहीं, सबसे पहले होमवर्क देखो क्या करना है, 16th क्वेश्चन दोबारा करना, 16th क्वेश्चन दोबारा करना है, जो मैंने अभी ये कराया। फोटो खींच लो अभी इसकी, लेकिन खुद दोबारा करना है, कॉपी नहीं करना है। मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ दोबारा करने के लिए, क्योंकि आप उसमें भी गलती करो, क्योंकि अभी आदत नहीं है ना स्टेप्स कैसे कैसे फॉलो करना है। तो आप अगर एक क्वेश्चन जो मैंने करा दिया है वो दोबारा से करके देख लो, और अगर वो ठीक कर लिया तो एक